जब हम लोग ज़कात निकालते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें ज़कात निकालते वक्त जोड़ना चाहिए। ठीक है, इस सिलसिले में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट है, इसी तरह से हमने एफडी वगैरह करा रखी हैं और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों को ज़कात निकालते वक्त हमें ऐड करना है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें माइनस करना है। आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको ज़कात निकालने का तरीका बताने जा रहा हूँ। जिस दिन भी आप ज़कात निकालते हैं, तो जिस दिन आप ज़कात निकालने बैठें, यानी ज़कात का हिसाब लगाने बैठते हैं, ज़ाहिर है वो कोई एक डेट होती है, सबकी अलग अलग डेट होती है। तो बहरहाल जिस दिन भी, या अगर आपकी कोई डेट नहीं है तो अपनी एक डेट मुतय्यन करें, चाँद की कोई एक तारीख़ आप फ़िक्स करें और हर साल उस चाँद की तारीख़ में आप अपनी ज़कात का हिसाब लगाएं। अब ज़कात का जब आप हिसाब लगाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को आप जोड़ेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक कॉलम बना लें, ए और बी सेक्शन बना लें दो, ठीक है, अलग अलग लाइनें बना लें दो। तो वो चीज़ें जो हमें ज़कात का हिसाब लगाते वक्त जोड़ना चाहिए, तो पहले आप जोड़ लगाएंगे, सारी चीज़ों का जोड़ लगा लेंगे। फिर वो चीज़ें जो हमें इस जोड़ में से माइनस करनी है, वो चीज़ें आप अलग लिख लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जोड़नी है, वो 2 लाख की बैठती हैं। ठीक है, 2 लाख की वो बैठ गई, तो हमने उसको लगा लिया कि भाई हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख के सामान हैं, सारी चीज़ें मिला के। फिर हमें जो चीज़ें माइनस करनी है, कर्ज़ा माइनस करना है और बहुत सारे बिल माइनस करना है। माइनस करने के बाद फिर जितना अमाउंट बचेगा उस पर ज़कात होगी 2.5%। अब आइए जानते हैं वो चीज़ें जिन पर ज़कात होती है, यानी ज़कात का हिसाब लगाते वक्त हमें किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को जोड़ना है, किन चीज़ों को प्लस करना है। तो देखिएगा, ये मैंने लिख कर रखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। तो जब आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे सोना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, अंगूठी हो, ज़ेवरात हो, कोई और चीज़ हो, सोना, उसमें जो नगीना लगा होता है, नग लगा होता है, वो नहीं, सिर्फ सोना। तो सोना देखेंगे आप, सोना कितना है, सोने की कितनी कीमत है। जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठें, जो भी आपकी डेट हो ज़कात का हिसाब लगाने की, उस डेट में आप ये देखेंगे कि जो आपके पास गोल्ड है उस दिन वो कितने में बिक जाएगा। ठीक है, तो मार्केट के रेट के हिसाब से तो आप सोना जितना भी है टोटल मिला के उसकी रेट लिख लें, सोना। ठीक है, नंबर 2 चांदी, चांदी लिख लें कि चांदी का क्या रेट बैठ, जितना भी चांदी है आपके पास, जितनी भी चांदी है उसकी रेट लिख लें, चांदी। ठीक है, नकदी कैश किसी भी मकसद के लिए रखा हो, गाड़ी ख़रीदने के लिए, बच्चे की शादी करने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, जो भी कैश आपके पास है वो नोट कर लें, वो कितना है आपके पास। फिर बैंक बैलेंस, सेविंग अकाउंट और दूसरे अकाउंट, करंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, उसमें कितना बैलेंस है वो आप नोट कर लें। इसी तरह से किसी को उधार या अमानत दी गई रकम, किसी को आपने उधार दिया हुआ है, वो भी आप ऐड जोड़ें। किसी को आपने अमानत के तौर पे किसी के पास कोई रकम रखी है, वो भी आप जोड़ें। इसी तरह से सिक्योरिटी में दी गई रकम, इंश्योरेंस पॉलिसी में असल जमा रकम, आपने कोई पॉलिसी ले रखी है मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये साल की, तो वो जो आपने 50,000 रुपये पॉलिसी में दे रखा है वो 50,000 रुपये। ठीक है, जो असल रकम है वो। ठीक है, गैर मुल्की करेंसी के मौजूदा रेट, कोई गैर मुल्की करेंसी आपके पास है तो उसके मौजूदा रेट क्या हैं वो नोट कर लें आप। बॉन्ड्स, इसी तरह से मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेट और वसूल किए हुए प्राइवेट फ़ंड, ये सारी चीज़ें, अगर ये नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जो इन चीज़ों में से आपके पास हो वो सब ऐड करेंगे आप। इसी तरह से सामान तिजारत, बिज़नेस का सामान, तैयार माल का स्टॉक, आप कोई शॉप चलाते हैं मिसाल के तौर पे, आपके पास आपकी जो है कोई शॉप है कपड़े की, तो जितना भी बिज़नेस का सामान आपके पास है आपकी शॉप में वो सारा लगाएं, उसको जोड़ें। तैयार माल का स्टॉक, कोई माल है जो कहीं जाना है, तैयार आपके पास रखा हुआ है तो उसकी रेट।
बेचने की नीयत से ख़रीदी गई दुकान, कोई दुकान या कोई प्लॉट या कोई गाड़ी जो आपने सिर्फ बेचने की नीयत से ख़रीदी है तो वो भी ऐड करें। इसी तरह से कोई कच्चा माल जो आपने ख़रीदा है, अब आप उसको तैयार करके बेचेंगे, वो भी, उसको भी जोड़ें। और कच्चा माल वो माना जाएगा जिसकी रकम आपने अदा कर दी है। मिसाल के तौर पे आपकी शॉप है आटे की, आटा बेचते हैं आप, गेहूं वगैरह पीस के चक्की लगी हुई है आपके यहाँ, तो कच्चा माल आपने ख़रीदा, गेहूं भी ख़रीदे हैं लेकिन वो पिसे नहीं हैं, तो वो कच्चा माल जिसकी कीमत आपने अदा कर दी है वो, उसको आप ज़कात का हिसाब लगाते वक्त उसको भी शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसको नोट करें कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपके पास है, हिसाब लगा लें। मिसाल के तौर पे आपने सारी चीज़ों को जब जोड़ा तो ये टोटल आपके पास बनी 2 लाख रुपए की। तो आप 2 लाख रुपए लिख दें टोटल, यानी टोटल मिला के जो आपके पास सामान है, कैश, सोना चांदी, बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें जिनके ऊपर ज़कात होती है, वो सारे सामान मिला के टोटल 2 लाख बने, तो आप 2 लाख लिख लें। अब आइए जानते हैं कि ये 2 लाख में से कौन सी चीज़ें हमें माइनस करनी है। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो हमें टोटल माल में से माइनस करनी है। कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है तो देखिएगा। वो चीज़ें जो हमें निकालनी है, नंबर 1, लिया हुआ कर्ज़। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ है तो वो कर्ज़ लिख लें। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर कर्ज़ है 10,000, तो 10,000 कर्ज़ लिख लें। बीवी का गैर अदाशुदा मेहर, अगर बीवी का मेहर आपने अदा नहीं किया है तो वो भी एक कर्ज़ है आपके ऊपर, तो वो मेहर भी लिख लें। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये बीवी का मेहर है, तो वो भी आप लिख लें। बिजली का वाजिबुल अदा बिल, बिजली का बिल जो अभी आपको अदा करना है वो भी लिख लें। गैस का वाजिबुल अदा बिल, यानी गैस का वो बिल जो अभी आपको अदा करना है वो भी लिख लें। पानी का वाजिबुल अदा बिल जो अभी आपको अदा करना है वो भी आप लिख लें। टेलीफ़ोन का वाजिबुल अदा बिल, इसी तरह से मकान का वाजिबुल अदा किराया, आप किराए के मकान पर रहते हैं तो जो किराया आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो भी आप नोट कर लें। दुकान आपकी जो है वो किराए पर है, तो दुकान का जो किराया आपको देना है वो भी आप नोट कर लें। इसी तरह से गोदाम का किराया, कोई गोदाम है आपका, फैक्ट्री है किराए पे आपने ले रखी है, तो उसका किराया जो आपको अदा करना है। इसी तरह से दूसरे बहुत सारे ख़र्चे जो आपको देना है, बहुत सारे ख़र्चे हैं, इसका किराया जाना है, उसका किराया जाना है, जितने भी तरह के किराए हैं वो सब लिख लें। इसी तरह से काम करने वाले आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, उनको आपको तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है, वो भी आप नोट कर लें। अब ये सारी चीज़ें जो आपको देनी हैं, जो आपके ऊपर कर्ज़ा हैं, ठीक है, सैलरी है काम करने वालों की, दुकान का, मकान का, बिजली का, टेलीफोन का, ये सारे चीज़ें हैं जो आपको, सारे कर्ज़ हैं जो आपको देना है, वो आप नोट कर लें। तो मिसाल के तौर पे ये टोटल मिला के बने 50,000 या 1 लाख बने, ठीक है, 1 लाख बने, तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना है 2 लाख, और देना आपको कितना है, आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है 1 लाख। तो अब ये 1 लाख जो आपको देना है, बिजली का किराया, कर्ज़ा, बीवी का मेहर और बिजली का बिल, दूसरे ख़र्चे, जितने भी तरह के ख़र्चे, ये सारे 1 लाख के बने। तो 2 लाख का आपके पास अमाउंट है टोटल, सारी चीज़ें मिला के 2 लाख की हो रही हैं। अब ये 1 लाख आप 2 लाख में से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 1 लाख। अब इस 1 लाख पर 2.5% के हिसाब से ज़कात आपको देनी होगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह से आपने टोटल लगाया सारी चीज़ों का, सोना चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान, जितना आपने जोड़ा तो टोटल बैठा मान लीजिए 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का टोटल बैठा। लेकिन आपके ऊपर जो कर्ज़ा है और जितने भी तरह के ख़र्चे हैं, जितने भी तरह के अमाउंट हैं जो आपको लोगों को देना है, तो वो कितना बैठा है, वो बैठा मान लीजिए 50,000 रुपये का। अब ये जो 50,000 रुपये का अमाउंट बैठा है, ये आप 2 लाख में से माइनस कर देंगे, कितना बचा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख पर 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात देनी होगी। इसी तरह से एक चीज़ और ऐड कर लें आप कि कोई भी कमेटी आपने डाल रखी है, तो जितनी कमेटियां आप भर चुके हैं, जितनी कमेटियां आप भर चुके हैं वो भी ऐड करेंगे आप। मिसाल के तौर पे 10 कमेटियां आपको देनी है 10,000 रुपये की, तो 3 कमेटियां आप दे चुके हैं, तो वो जो 3 कमेटियों के 30,000 दे चुके हैं वो भी आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान तरीका है ज़कात का हिसाब करने का, जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया।
सबसे पहले आप टोटल लगाएं कि आपके पास कितना है इस वक्त। फिर उसके बाद आप हिसाब लगाएं कि कितना आपके ऊपर कर्जा है और कितना ऐसा अमाउंट है जो आपको दूसरों को देना है, वो माइनस कर दें। फिर अगर आपके पास इतना अमाउंट बन रहा है जो निसाब को पहुंचता है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, और अगर वो निसाब को नहीं पहुंचता है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 लाख रुपए हैं और कर्ज़ा आपके ऊपर 1,80,000 रुपये का है या 2 लाख रुपए का ही कर्ज़ा है, तो ये तो बराबर हो गए, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। साहिब निसाब किसको कहते हैं? तो साहिब निसाब कहते हैं वो शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी के बक़द्र रुपया पैसा हो, उसको कहा जाता है साहिब निसाब। 52.5 तोला चांदी हमारे इंडिया में 37,000 रुपये की तकरीबन आ रही है। तो अगर किसी शख्स के पास 37,000 रुपये हैं तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, है ना। तो जितना भी टोटल अमाउंट आपके पास है, आप कर्ज़ा वगैरह सारा माइनस करने के बाद देखें कि अब आपके पास कितना बच रहा है। अगर इतना बच रहा है जो निसाब तक पहुंचता है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर वो निसाब को नहीं पहुंचता है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पे किसी के पास 3 लाख रुपया है कैश और उसके ऊपर कर्ज़ा है 5 लाख, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि कर्ज़ा माइनस करने के बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं। 3 लाख उसके पास है, 5 लाख कर्ज़ा है, 3 लाख अगर वो कर्ज़े में दे दे तो उसके पास बचा क्या? कुछ नहीं, तो उसके ऊपर फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब ये जो कहा जाता है साल गुज़रना, तो साल गुज़रने का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये समझें कि ज़कात फ़र्ज़ जो होती है वो तब होती है कि जब कोई साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब वो जब से हुआ है तब से लेकर उसके ऊपर 1 साल गुज़र जाए तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई जनवरी या मुहर्रम की 1 तारीख को साहिब निसाब हुआ, यानी उसके पास इतना रुपया आ गया जो निसाब को पहुंचता है, 1 मुहर्रम को उसके पास इतना अमाउंट आ गया, तो ये 1 मुहर्रम को माना जाएगा कि ये 1 मुहर्रम को साहिब निसाब हो गया था। अब जब अगला 1 मुहर्रम आएगा अगली साल का, ठीक है, उस वक्त ये हिसाब लगाएगा कि इसके पास कितना अमाउंट है। तो ये मतलब होता है कि जिस दिन हम साहिब निसाब हुए हैं ठीक उसके 1 साल के बाद हमें ज़कात का हिसाब लगाना ज़रूरी है। अगर हिसाब लगाने के बाद हमारा अमाउंट निसाब तक पहुंच रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर निसाब तक नहीं पहुंच रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब चूँकि हम लोगों को अपनी डेट पता नहीं होती कि किस डेट में हम साहिब निसाब हुए थे और किस डेट में हमें ज़कात का हिसाब लगाना है, इसीलिए सही तरीक़ा ये है कि चाँद की कोई एक तारीख़ हम मुतय्यन कर लें, ठीक है। देखिए, एक बार हम जब साहिब निसाब हो गए ना, तो फिर हमेशा हमें हर साल उसी डेट में 1 साल के बाद ठीक उसी दिन उसी डेट में ज़कात का हिसाब लगाना चाहिए। अगर निसाब को माल पहुँचेगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, निसाब को माल नहीं पहुँचेगा तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? अब चूँकि हम लोगों को अपनी डेट पता नहीं होती है, इसीलिए कोई एक डेट हम मुतय्यन कर लें, कोई एक डेट चाँद की हम मुकर्रर कर लें। मिसाल के तौर पे 1 रमज़ान, 1 रमज़ान हम मुकर्रर कर लें कि 1 रमज़ान में हमें ज़कात का हिसाब करना है। अब हर साल जब 1 रमज़ान आए तो हमें ज़कात का हिसाब 1 रमज़ान को ही लगाना है। पूरे साल में कितना गया कितना आया इससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपनी एक डेट फ़िक्स करें, रमज़ान की 1 तारीख़ फ़िक्स करें, मुहर्रम की 1 तारीख़ फ़िक्स करें, कोई एक डेट फ़िक्स कर लें। अगर आपकी पहले से फ़िक्स है तो फिर उसी डेट में आप ज़कात का हिसाब लगाएं। ये नहीं होना चाहिए कि एक डेट आपने फ़िक्स करी फिर 10 दिन बाद आप हिसाब लगा रहे हैं, 15 दिन बाद हिसाब लगा रहे हैं, डेट बदल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि एक डेट आपने फ़िक्स कर ली। मिसाल के तौर पे आपने रमज़ान की 1 तारीख़ फ़िक्स कर ली ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। अब जब भी रमज़ान की 1 तारीख़ आए तो आप ज़कात का हिसाब लगाएं। एक दिन पहले कितना था इसका एतबार नहीं है, एक दिन बाद कितना आपके पास आ गया, करोड़ों आएगा, इसका भी एतबार नहीं है, बल्कि जिस दिन आपकी डेट है ज़कात का हिसाब लगाने की उस दिन आपके पास कितना है ये है ज़रूरी चीज़, ठीक है। पूरे साल में कितना गया कितना आया इससे मतलब नहीं है। जिस दिन आपके ज़कात लगाने का दिन है, ज़कात का हिसाब लगाने का दिन है, उस दिन आपके पास कितना है और उस दिन आपके ऊपर कितना कर्ज़ा है, ये है ज़रूरी चीज़, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। अच्छा, आप हिसाब लगा लें,
हिसाब लगाने के बाद आपने देखा कि आपके ऊपर 5,000 रुपये ज़कात के बन रहे हैं, तो आप नोट कर लें कि मुझे 5,000 रुपये ज़कात के देना है। अब ये 5,000 रुपये आप 10 दिन बाद दे दें, 20 दिन बाद दे दें, 25 दिन बाद दे दें, जब आपको आसानी हो जब दे दें, लेकिन हिसाब उसी दिन लगा लें जिस दिन आपका हिसाब लगाने का दिन होता है, जो डेट आपके हिसाब लगाने की है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोई सवाल ज़कात से रिलेटेड हो तो कमेंट कीजिएगा, ज़कात के जो मसाइल हैं वो कवर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।